हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ एज पर सर हेनरी मेन। अब सर हेनरी ने नेचुरली हिस्टोरिकल स्कूल के ही पार्ट हैं, तो इन्होंने भी ये माना कि लॉ पीछे से चलते हुए आ रहा है। इन्होंने बहुत ज्यादा लास्ट तक जाके लेजिस्लेशन को खत्म नहीं कर दिया, या ये नहीं बोला कि वो यूजलेस है, बट कहीं ना कहीं सोर्स को इन्होंने भी पीछे से ही माना कि कस्टम्स डेवलप होके आ रहे हैं। पहले किंग होगा, फिर प्रीस्ट होगा, वो सब पढ़ाऊंगा मैं अभी। इन्होंने हिस्ट्री को लिया, हाउ लॉ ओरिजिनेटेड। इनकी जो मेन थ्योरी है, हर टीचर की ना अपनी एक मेन थ्योरी चल रही है ज्यूरिस्ट की। किसी ने ग्रुंड नॉर्म की बात की है ना, सबने अपनी अलग अलग थ्योरीज अलग अलग नामों से डेवलप की हैं। सर हेनरी मेन की जैसे वॉगीस्ट है, इनकी है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। आगे चल के पढ़ेंगे। अगर आपको सर हेनरी मेन की स्टोरी इनकी जो थियरी है वो लिखनी है एग्जाम में, और अगर आपने उसमें स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा तो बेकार है सब। तो अभी चलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। फिर मैं मेन स्ट्रेस करूंगा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पर, जो कि इनकी थियरी का मेन पॉइंट है ना। जैसे किसी ने लिख दी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, तो वो प्योर कैसे है उसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी होता है। एग्जामिनर उसको ढूंढ रहा होता है कि इसका मेन पॉइंट बता दे, बाकी तो उसके आसपास रिवॉल्व करती हैं चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सर हेनरी मेन की। अगर आपको इनका ईयर ऑफ बर्थ और डिपार्चर फ्रॉम द वर्ल्ड याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है कंपैरेटिव एनालिसिस इन्होंने किया। यानी इनका मानना था कि पहले जो लीगल इंस्टीट्यूशन था वो सिर्फ किंग था, राजा। अगर एक टाइम उसको गुस्से में उसने कोई बात कह दी तो वो भी कानून बन गया। फिर धीरे धीरे धीरे, जैसे आप समझिए चर्च के लीडर्स होते थे, प्रीस्ट या जो भी उनको हम कहें, तो उस जमाने में उस तरह से भी थोड़ा कानून धीरे धीरे उनके हाथ में भी आने लगा। फिर धीरे धीरे ज्यूरिस्ट आए, फिर धीरे धीरे कोडिफिकेशन हुआ, और अब लेजिस्लेशन भी हो रहा है। ऑब्वियसली कोडिफिकेशन यानी कि रिटन लॉ इज बाय लेजिस्लेटर्स ओनली। तो ये यहां तक गए, पूरी स्टेजेस इन्होंने डेवलप की। तो लीगल इंस्टीट्यूशंस का कंपैरेटिव एनालिसिस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बस उसको डिस्कस किया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ, हिस्ट्री, शुरू में कानून कैसा था। मैंने अभी क्या बताया, फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले राजा था, फिर क्या हुआ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हेड वो आ गए एक तरह से सामने, फिर ज्यूरिस्ट आए, और फाइनली लेजिस्लेटर्स। तो ये इस तरह से लीगल इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट उन्होंने डिस्कस की। और इनकी एक फेमस बुक भी है, अगर आप इसका नाम याद रख सको बहुत अच्छा होगा, जिसका नाम इन्होंने दिया एंशिएंट लॉ। एक्चुअली ये हिस्टोरिकल स्कूल के प्रीचर हैं, तो एंशिएंट लॉ ही नाम की किताब लिखेंगे। इन्होंने कहा कि लॉ डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू सोशल इवोल्यूशन। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है लॉ भी डेवलप होता है। अचानक कोई लीगल इंस्टीट्यूशन क्रिएट नहीं होता, बट ये इवॉल्व होता है। इवॉल्व वर्ड समझते हो, डेवलप होना, चीजें धीरे 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 इंप्रूव हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, इसको बोलते हैं इवॉल्व। तो द लॉ या लीगल इंस्टीट्यूशन इज इवॉल्विंग ओवर टाइम एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात की कि पहले क्या होता था और अब क्या है। इनकी जो फेमस थ्योरी है वो है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। एक लाइन में बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, 100% फोकस होके। स्टेटस का मतलब है पुराने जमाने में जैसे आप पैदा होगे करीब करीब आपका जीवन वैसे ही निकलेगा। अगर आप जमींदार की औलाद हो तो आपके पास मैक्सिमम राइट्स होंगे, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। अगर आप आदमी हो, मेल, तो आपके पास मैक्सिमम राइट्स होंगे। वहीं अगर पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास मिनिमम राइट्स होंगे। अगर आप स्लेव के घर पैदा हुए हैं तो शायद आप पूरी जिंदगी स्लेव ही रहेंगे, आपको हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने तक का हक ना हो, अपनी सैलरी टाइम से मांगने तक का हक ना हो। तो ये पुराने जमाने का फंडा है, हिस्ट्री है। स्टेटस, जैसा जन्म हुआ वैसा ही जीवन, आपकी सारे राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, लीगल पोजीशन, प्रॉपर्टी ऑनरशिप सब आपके बर्थ पर ही एक तरह से डिसाइड हो जाती थी। बट आज ऐसा नहीं है। अब आ गया है कॉन्ट्रैक्ट। एक आदमी कितना पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से वो लोगों के साथ प्रॉपर्टीज में सेल परचेज करता है, अपनी बिजनेस डीलिंग्स करता है, जॉब कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स करता है।
तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम अपनी राइट्स लायबिलिटीज को काफी हद तक खुद डिसाइड कर रहे हैं और हमारा बर्थ मोर और लेस इसमें कुछ नहीं कर रहा है। आज विमेन को भी हर सेंस में इक्वल राइट्स हैं। तो ये फर्क है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यही इनका फेमस, अब एग्जाम के अंदर आ जाए अगर सिर्फ 5 नंबर का शॉर्ट नोट या 10 में भी आ जाए तो आपको ये पूरी ही थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। सो इनका मेन क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी एज हाइदर टू बी इन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज, कैसे समाज प्रोग्रेस किया, इन्होंने अपने हिसाब से उसको बताया। तो इन्होंने कहा कि एक बंदे का जो बर्थ या फैमिली स्टेटस था वही सब कुछ डिसाइड करता था, उसके राइट्स, ड्यूटीज, लीगल पोजीशन, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है उसका फैमिली स्टेटस। अगर जमींदारों के घर में पैदा हुए, रईसों के घर में, नवाबों के घर में, पहले इस तरह की डेजिग्नेशन होती थी, तो आपका तो स्टेटस ही अलग है। और आज तो क्या है कि आप देख रहे हैं कि कोई भी एक व्यक्ति कैसा भी परिवार में जन्म ले, अगर वो पढ़ लिख जाता है तो वो कुछ भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकता है, आरबीआई गवर्नर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो इसका मतलब उसके फैमिली स्टेटस और बर्थ से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। दिस इज इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये मूवमेंट है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटस का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बता दिया, बाय बर्थ, कास्ट, फैमिली, सोशल रैंक, ये चीजें आपका स्टेटस डिसाइड करती थी। आप स्लेव हो, आप किंग हो, मोर और लेस बचपन में ही आपका सारा तय हो जाता था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आप वॉलेंटरली क्रिएट कर रहे हो थ्रू एग्रीमेंट्स। इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी हैं, बिजनेस के भी हैं, सेल परचेज के हैं, पार्टनरशिप के हैं, इवन मैरिज से रिलेटेड। आज आप अपना खुद डिसीजन लेते हो, कैसे आप बन गए हो पढ़ लिख कर, पैसा कमा कर, है ना, हेल्थ वेल्थ वाइज, तो उसके हिसाब से आपके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, सेल, सब कुछ। बर्थ आपका बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले रही है। मैंने यही आर्ग्यू किया कि लॉ जस्ट डजंट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। ऐसा नहीं कि बस वो कहीं से अचानक पैदा हो जाएगा। ये हिस्टोरिकल स्टेजेस क्रॉस करता है, जैसे जैसे हिस्ट्री, ह्यूमन सिविलाइजेशन, सोसाइटी डेवलप होती है, उस हिसाब से इन्होंने 2 कैटेगरीज की बात की। क्या क्या 2 कैटेगरीज, पहला स्टैटिक सोसाइटी जो डेवलप ही नहीं हो रही, और दूसरा प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो डेवलप हो रही है। यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोग्रेसिव, सब ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व कर रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं। इनके लिए इन्होंने एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी बताई कि ये कैसे डेवलप हो रही है। पहला, लॉ मेड बाय डिवाइन कमांड्स। पहले तो ईश्वर की आज्ञा, एक्चुअली राजा को ही ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव मान लेते थे। तो बेसिकली डिवाइन कमांड्स कहां से आते थे, किंगली कमांड से, यानी कि जो राजा होता था वही सब कुछ करता था। तो हिस्ट्री यही है, अर्लियर टाइम्स कोई रिटन लॉज नहीं थे और बस हीट ऑफ द मोमेंट कमांड्स होती थी रूलर की, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो लोग उसको ही मानते थे कि ये राजा जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। फिर धीरे 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 कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डेवलप होने शुरू हुए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया प्रीस्ट्स, यानी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, धीरे धीरे उन्होंने यू कैन से इंपॉर्टेंस गेन करनी शुरू की। देखो मेन की थ्योरी में आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि रिलीजियस लीगल इंस्टीट्यूशंस की जो डेवलपमेंट है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो लीगल इंस्टीट्यूशन क्या है, पहले लीगल इंस्टीट्यूशन किंग था, बाद में फिर बन गए प्रीस्ट जो कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड होते थे। दे इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड द लीगल रूल्स, दे बिकम द कीपर ऑफ द कस्टम्स। बात समझ में आ रही है, रीति रिवाजों के संरक्षक बन गए। फिर धीरे 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 लीगल रूल्स बनने शुरू हुए, रिटन में होना शुरू हुआ, और फिर लेजिस्लेशन आया, जुडिशियल डिसीजंस आए, इक्विटेबल प्रिंसिपल्स आए। ये एक तरह से देखा जाए तो लास्ट स्टेज, प्रेजेंट स्टेज है जिसमें हम जी रहे हैं आज की तारीख में। प्रॉपर लेजिस्लेशन, प्रॉपर जुडिशियल डिसीजन, सब कुछ होता है। तो सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व हुई, पहले किंग से चलती थी, फिर प्रीस्ट पर पहुंची, फिर ज्यूरी स्टेज पर आई, और अब इस स्टेज पर आ चुकी है। मीन्स कंट्रीब्यूशन के अंदर यही है कि उन्होंने लीगल स्टडीज में कंपैरिजन किया, कंपैरेटिव मेथड्स, कंपैरेटिव स्टडी की, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को स्टडी किया उन्होंने कि कैसे डिफरेंट जो लीगल इंस्टीट्यूशंस थे वो डेवलप हुए। और दिस इज द मेन थिंग, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, बार बार बोल रहा हूं, अगर सर हेनरी मैन का क्वेश्चन आता है और आप ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखते तो फिर नंबर मत लगाना, घर आके जो खुद लगाते हो ना बैठ के, उसको छोड़ देना। सही है। Encourage the scientific study of legal history and connected law with social evolution। जैसे जैसे देश समाज प्रगति करता है, कानून इवॉल्व कर रहा है। ये इनके मेरिट्स भी हैं, मोरलेस पॉइंट्स वही हैं।
डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो थ्योरी नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। कोई थ्योरी कभी यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकती है? 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग उनका जन्म है, अलग अलग पढ़ाइयां हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन। कभी भी कोई थ्योरी हो ही नहीं सकती। किसी भी थ्योरी को क्रिटिसाइज करना, लिख दो अनसर्टेन है, वेग है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं, हो ही नहीं सकती। कोई भी चीज कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकती 100%। इतना बड़ी दुनिया है, थ्योरी इन्होंने जो लिखी है वो एक पर्टिकुलर कंट्री या सिटी के लिए नहीं लिखी, लिखी तो उन्होंने, ज्यूरिस्ट है ना, ज्यूरिस्ट है तो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ लॉ दिया पूरे वर्ल्ड के लिए, बट थ्योरी यूनिवर्सली ऑल सोसाइटीज में तो कभी एप्लीकाई हो ही नहीं सकती। फिर उन्होंने कह दिया कि जो लीगल डेवलपमेंट है उसको बहुत सिंपल वे में ले लिया कि हाँ जी पहले एक राजा होता था, फिर प्रीस्ट होते थे, उसके बाद बस कोडिफिकेशन आ गया। उनका मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लीगल डेवलपमेंट बस इतना नहीं है कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट ही है, बस कि पहले स्टेटस के हिसाब से होता था अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या पहले बस राजा प्रीस्ट और अब कोडिफिकेशन, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कानून जो डेवलप होता है कहीं ना कहीं कस्टम्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो पहले जुडिशियल डिसीजंस हुए हैं। अब जब हम सोर्स ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो सोर्स ऑफ लॉ है वो कंसेप्ट ठीक है, क्योंकि लॉ सिर्फ एक चीज से नहीं आ जाता। आमतौर पर ज्यूरिस्ट एक चीज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं, जैसे माना किसी ने कह दिया सॉवरेन ऑफ द कमांड, तो उसी के पीछे लग गया, कोई मोरालिटी के पीछे ही लग गया, है ना। अब मान लेते कि कोई बंदा कह रहा है कस्टम कस्टम कस्टम, तो वो भी ठीक है। एक्चुअली लॉ जो है, अगर आप जब लास्ट में पढ़ोगे, एट द एंड जब आप ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का पूरा सिलेबस पढ़ दोगे और अगर बार आप शांति से बैठ के सोचोगे तो आपको लगेगा कि सारी थ्योरी सही है, गलत कोई थ्योरी नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी है कि सारी थ्योरीज का निचोड़ सही है, मतलब लॉ की डेवलपमेंट को एक एस्पेक्ट में मानना गलत है। इन सब ने जितने भी एस्पेक्ट दिए हैं वो सब सही हैं, इन सब ने लॉ की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है, हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है। मॉडर्न वेलफेयर स्टेट रिवर्सेस द ट्रेंड। अब ये अलग ही बात ले आए क्रिटिसिज्म में, इन्होंने बोल दिया ऐसे नहीं होता, कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट जो मर्जी करते रहो लेकिन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जो है वो आपको माननी पड़ती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है ना स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कुछ भी लिख दो, लेकिन अगर मान लेते हैं अब जैसे कंपनी लॉ है, माना कंपनी लॉ में डिसाइड हो गया कि आपको इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी एज ए डायरेक्टर, या इससे ज्यादा आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, मान लो कंपनी लॉ में लिख दिया, तो वो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, वो स्टैच्यू बेस्ड हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है वो स्टैच्यूज बेस्ड ऑब्लिगेशन भी आ जाती है। जरूर नहीं कि आपके पास 100% कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रीडम है, इवन आज की तारीख में भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहो, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड कर दिया, इवन आपको पता है गवर्नमेंट CSR जैसी चीजें कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना खर्चोगे वो भी कई बार गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, आपके हाथ में नहीं है। इवन दान देना भी कंपलसरी कर देती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए कि आपको इतना तो खर्च नहीं खर्चना है। तो ऐसे में आप टोटली फ्री नहीं हो, जैसा कि सर हेनरी मैन ने कह दिया कि स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है। और इन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर किया, पॉलिटिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं दोनों पॉइंट्स को। इन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर किया, ये तो सिर्फ उसी पे चल रहे हैं ना स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। जो हिस्टोरिकल सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, उनको तो देखा, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है मतलब फाइनेंशियल मैटर्स कैसे लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो मैंने नीचे इसी स्क्रीन पर हाईलाइट किया हुआ पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिक्स तो बहुत हद तक लॉ को डिफाइन करती है। इसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंस भी पूरी तरह से नहीं है। अगर हम सर हेनरी मैन की थ्योरी को लेके चलें, किस तरह से किंग डिसीजंस लेते थे, किस तरह से प्रीस्ट काम कर रहे थे, या किस तरह से कोडिफिकेशन शुरू हुआ, कौन कौन से ज्यूरिस्ट थे, ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस प्रॉपर्ली है नहीं अभी हमारे पास। तो ये जो सिंगल फॉर्मूला इन्होंने दिया अपनी थ्योरी में, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये टू जनरलाइज कर दिया, ऑल लीगल सिस्टम्स को एक सिंगल फॉर्मूले में डाल दिया। यानी देखा जाए तो इनकी थ्योरी अगर एग्जाम में आ रही है तो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद इसी थ्योरी को मेनली हर एंगल से क्रिटिसाइज करना है कि टू जनरलाइज, टू सिंप्लीफाइड हो गई, और इन्होंने अदर फैक्टर्स को, अभी तो एक क्रिटिसिज्म यहाँ लिखा ही नहीं कि इन्होंने मोरालिटी को इग्नोर कर दिया, वो भी लिखना भाई। हर थ्योरी का जो मेन पॉइंट था वो दूसरी थ्योरी में तो है नहीं ना, तो आप उसको भी लिख ही सकते हो कि हाँ भाई मोरालिटी तुमने इग्नोर कर दिया। मैंने यहाँ पॉइंट नहीं दिया, लेकिन आप लिख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला जिस भी थ्योरी में जो भी समझाना है समझा दो क्रिटिसिज्म में, बाकी की सारी थ्योरी के मेन पॉइंट्स लिखो कि वो इन्होंने नहीं कवर की, रेलेवेंट तो है ही। कोई भी थ्योरी इररेलेवेंट होती तो वो ज्यूरिस्ट फेमस कैसे होते, हमारे सिलेबस में क्यों आता? यानी थ्योरी में दम तो है ही, जितनी भी थ्योरियां पढ़ा रहा हूं, तो हर थ्योरी बाकी की थ्योरीज को छोड़ रही है, तो वो क्रिटिसिज्म में आ जाएगा कि वो एस्पेक्ट आपने मिस कर दिया। तो आई होप आप एग्जाम में लिख पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। ये नंबर्स आपको दिए हैं और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं इसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर लेना। थैंक यू।